अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स के साथ मोहसिन मेहदी आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले जी स्पोर्ट्स और उसकी पूरी टीम की जानिब से लेजेंडरी फास्ट बॉलर स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम को 54वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। साथ साथ अगर बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आज दफातर तो खुल गए, लेकिन इंग्लैंड के लिए दौरा इंग्लैंड के लिए टीम के बनाने के लिए दुश्वारी का सामना है और उसी के साथ मुलाजमीन को फारिग करने का सिलसिला भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जारी है। जावेद मियादाद की अगर बात करें तो जावेद मियादाद ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या मशवरा दिया है, और साथ साथ FIA ने शुएब अख्तर पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर तेज़ तरीन फास्ट बॉलर को FIA ने तलब कर लिया। इन तमाम तर इशूज़ पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं आज की टॉप स्टोरीज पे। हफ्तों की बंदिश के बाद क्रिकेट बोर्ड के दफातर आज खुल गए। PCB इंग्लैंड की सूरत हाल पाकिस्तान से ज्यादा खराब है। PCB टीम इंग्लैंड भेजने से पहले सबसे मुशावरत करे जावेद मियादाद। दौरे इंग्लैंड क्रिकेट और क्रिकेटर्स के लिए अहम है। क्रिकेट तमाशाइयों के बगैर हो या तमाशाइयों के सामने, इस वक्त क्रिकेट की वापसी जरूरी है। इम्माद वसीम। FIA के साइबर क्राइम विंग ने तफज्जुल रिजवी की शिकायत पर फास्ट बॉलर शुएब अख्तर को तलब कर लिया। स्विंग के सुल्तान पाकिस्तानी लेजेंडरी फास्ट बॉलर वसीम अकरम आज 54वीं सालगिरह मना रहे हैं। ECB ने अयान वॉटमोर को क्रिकेट बोर्ड ने नया चेयरमैन मुंतखब कर लिया। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने दौरा इंग्लैंड के लिए 25 खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया। स्कॉट के 3 खिलाड़ियों ने कोरोना वायरस के खौफ से दौरा इंग्लैंड से इनकार कर दिया, तो दूसरी जानिब ECB हुकूमत से इजाजत के मुंतजर। लियोनेल मेसी के टॉप 5 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं। पाकिस्तान बेसबॉल फेडरेशन ने खिलाड़ियों को प्रैक्टिस की इजाजत दे दी। स्नूकर पॉनर्स की बंदिश से खिलाड़ी माली तौर पर मुश्किलात का शिकार हैं। मुल्क भर के स्नूकर क्लब्स खोले जाएं। पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन की जानिब से चारों वज़रा आला को खुतूत इरसाल। जी बिल्कुल, अगर आपने टॉप स्टोरीज जानी आज की, और हमने आपको बताया कि किस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दफातर तो आज खोले गए, लेकिन मुलाजमीन की जो बरतरफी हैं उसका सिलसिला जारी है। और कहा ही जा रहा है कि नेशनल एकेडमी जो है NCA पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, उसमें दुश्वारियों का सामना है खिलाड़ियों को, क्योंकि 27 खिलाड़ी हैं और उनको किस तरह कहाँ रखा जाएगा, ऑफिशल्स भी होंगे, किचन का सेटअप भी होगा, तो इस हवाले से दुश्वारी का सामना है। और यही वजह है कि आज इस हफ्ते ऐलान नहीं हो पाया टीम का, और हम ज़रा ये भी बताते हैं कि अगले हफ्ते टीम का ऐलान कर दिया जाएगा। तो आज इसी हवाले से बातचीत करेंगे। शो में हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट मौजूद है। अगर उनका तारुफ मैं आपको कराऊं तो एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जिनको पाकिस्तान क्रिकेट का कहूं या क्रिकेट फैमिली का हिस्सा कहूं, क्रिकेट फैमिली का वो हिस्सा रह चुके हैं। एक बेहतरीन साबिक टेस्ट क्रिकेटर, बेहतरीन बल्लेबाज, एक अच्छे फील्डर, एक ऐसे फील्डर जिनको आज के वज़ीर आज़म इमरान खान उस दौर के क्रिकेटर्स को कहते थे कि अगर फील्डिंग करनी है तो इस फील्डर को देखो, इस शख्सियत की फील्डिंग से फील्डिंग करना सीखो। और वो बतौर में अपने करियर के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ बतौर फील्डिंग कोच भी हमें नज़र आए, फील्ड टीम के साथ नज़र आए। साथ साथ अगर उनकी बैटिंग की बात करें तो बैटिंग की भी काफ़ी सलाहियत वो रखते थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनसे सिलेक्शन कमेटी में शामिल करके उनकी सलाहियतों को फ़ायदा उठाया। उन्होंने बहुत से प्लेयर्स ऐसे प्रोड्यूस किए, काफ़ी प्लेयर्स को कौमी क्रिकेट टीम का रास्ता भी दिखाया। और मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने पाकिस्तान की जानिब से 63 एक रोज़ा मैचेस और 45 टेस्ट मैच खेले। मैं बात कर रहा हूँ शुएब मोहम्मद साहब की। वेलकम करेंगे शुएब मोहम्मद साहब आपको शो में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। शुएब साहब, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके करीबी दोस्त, आपके रूममेट और तमाम ही दुनिया की जान, हम सबकी पहचान, पाकिस्तान की पहचान, आज वसीम अकरम की 54वीं सालगिरह है, तो आप अगर कुछ पैगाम देना चाहें उनको। बिल्कुल, आई विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर नाउ एंड ऑलवेज। और उनके साथ बड़ा टाइम हमारा गुजरा, और जैसे आपने बताया कि रूममेट भी थे, तो ऑफ कोर्स और टिप्स भी देते थे आप उन्हें। सॉरी, टिप्स भी देते थे आप उन्हें। हाँ, कुछ ऐसा है। वो उसने कुछ जगहों पे बताया कि भाई ये चीजें शेबी से सीखी, तो बिल्कुल टिप्स तो बिल्कुल इसी के। मैं थोड़ा सा सीनियर था उससे, तो ऑफ कोर्स और फिर वो हमारे साथ PIA क्रिकेट टीम में भी साथ होते थे। आप दोनों ने साथ टूर किए हैं बहुत ज़्यादा, तो अगर कोई किस्सा आप सुनाना चाहें वसीम अकरम के साथ, कोई मज़ाहिया किस्सा। नहीं, किस्से तो खैर बेताशा होते ही है, लेकिन अभी ऑफ हैंड तो कोई ऐसे किस
मौजू के ऊपर वो आता है ना, जब टॉपिक चल रहा हो फिर उसमें चीजें याद आती। तो सही, खैर सही, सही। लेकिन ये कि मतलब वो उनकी कमाल की बात ये थी कि जब वो पहला मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड भी खेले थे तो उस मैच में मैं भी साथ था। मैं पहले इनिंग में मेरी सेंचुरी हुई जी, और वसीम ने 4 पहली इनिंग में या 6 आउट ऐसे कुछ किए और फिर उस मैच में 10 आउट किए। सही। तो इस तरह वो फॉरेन पाकिस्तान टीम में भी सेलेक्ट हो गए और फिर पीआईए क्रिकेट टीम में भी वो सेलेक्ट हो गए हुए थे पहले से ही। लेकिन ये कि वो शुरू से ही स्पार्क एंड इंटेलिजेंस इस तरह का था उनका कि ही वाज अ स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर, वेरी शार्प, वेरी श्रूड एंड ही वाज वेरी क्विक अर्लियर ऑन। सही। और उसके साथ उनकी जो मूवमेंट, क्विक आर्म एक्शन के साथ he baffled all the top players around the world from the word go। और वहाँ से he never looked back और माशाल्लाह आज he is known as one of the finest left arm fast bowler produced। तो बहुत कमाल की अल्लाह ने उनको सलाहियत दी थी, उनकी मेहनत भी बेतहाशा उन्होंने की और वही उनका वो है, फोटे है जिसकी वजह से आज उनको दुनिया वसीम अकरम के नाम से जानती है। बिल्कुल शोएब मोहम्मद साहब, बात निकली है वसीम अकरम की, एक लेजेंड की। हमने देखा दुनिया उनसे फ़ायदा उठाती है, उनसे सीखती है, उनके तजुर्बात से उनका फ़ायदा उठाना चाहती है। लेकिन हम देखते हैं कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं, साबिक क्रिकेटर्स, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनके, वो उन पर इल्ज़ामात की बौछार करते हैं, उनको बदनाम करना चाहते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये सब करना सही है? देखिए, हर एक का अपना माइंडसेट होता है, अपना वे ऑफ थिंकिंग होती है और दुनिया में वो किस तरह अपने आप को लेके चलते हैं, वो हर एक का अपना एक माइंडसेट होता है, जैसे मैंने कहा। जी, सही। तो वो उस तरीके से हर कोई बात करता है। कोई जो आजकल के जो टॉपिक्स हैं उसको पसंद तो खैर कोई भी नहीं करता, लेकिन उसके अंदर कोई थोड़ा सा मोर आउटस्पोकन होता है, ज्यादा बात करना चाहता है उस बारे में, और बहुत से लोग उसको ओवरलुक करना चाहते हैं, अंडर द कवर बात रहे ताकि उसमें मुल्क का नाम ना ज्यादा खराब हो। चाहे सामने वाले जितने भी अक्यूज्ड हों, बहुत से प्लेयरों के नाम आते हैं, तो उसके अंदर अब टाइम इस तरह का आ गया हुआ है कि उसके ऊपर मैं तो समझता हूँ कि बहुत ज्यादा कोई बात करना इतना कोई खास वो नहीं रखता वैल्यू। लेकिन ये कि बट स्टिल एक टॉपिक है, एक हेडलाइन को कवर करने के लिए वो चीज लाई जाती है और वो हर एक के अपना, जैसे मैंने कहा कि वो अपनी वे ऑफ थिंकिंग के लिहाज से वो इस टॉपिक को लेके चलते हैं। ठीक है, आपने मौजूदा सेटअप की बात की, मौजूदा दौर की बात की, तो हमने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस दौर से कल से हमने देखा कि मुलाजमीन को फारिग करने का सिलसिला शुरू हुआ है। हमने पहले देखा कि डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद हुई तो क्रिकेटर ने सर्व किया। आप भी एक बड़े डिपार्टमेंट के हेड रहे हैं, अभी भी सर्व कर रहे हैं उस डिपार्टमेंट को, तो आप क्या कहेंगे कि डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद होने से कितना नुकसान हुआ क्रिकेट को? इसमें तो कोई शक ही नहीं कि पाकिस्तान के अंदर जो इनिशियली जब क्रिकेट को उरूज मिला, बेसिकली जिससे हेल्दियर लाइफस्टाइल एक क्रिकेटर एंजॉय कर सकता था, दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ द डिपार्टमेंटल क्रिकेट व्हेन इट गॉट स्टार्टेड। और ये मेरे ख्याल से 60s के अंदर जब पीआईए में हनीफ मोहम्मद साहब ने जब आए तो वहां से फिर ये टीम फॉर्म की गई और फिर वहां से पाकिस्तान में अब से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ट्रॉफीज पीआईए के हक में आई हैं। और इसके साथ फिर कोल्ड स्कीम भी स्टार्ट कराई गई और वो फिर पूरे पाकिस्तान में फॉलो अप हुई पीआईए के बाद। तो बेसिकली क्रिकेट जो फ्लरिश की पूरे पाकिस्तान में, दैट ओनली हैपेंड बिकॉज ऑफ द डिपार्टमेंटल क्रिकेट। अब बात यह है कि दूसरी दुनिया के फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट को अगर देखा जाए तो हर एक के एक कौम का एक लाइफ स्टाइल होता है, उनकी अपब्रिंगिंग का एक तरीका होता है, उनकी टीचिंग का, चाहे वो स्कूल की हो, कॉलेज की हो, यूनिवर्सिटी की हो,
या हायर ग्रेड ऑफ क्रिकेट जब वो खेलने के लिए आता है, तो हर एक का सिखाने का और सीखने के तरीके अलग होते हैं। सही। पाकिस्तान के अंदर जो तरीका, जिस तरह जब ये डिपार्टमेंट्स ने अच्छे अच्छे प्लेयरों को लिया, तो वही टीमें ज्यादा अच्छा खेलती हुई नजर आई जिनके पास बहुत अच्छे प्लेयर होते थे। उसका रीजन ये होता था कि जैसे एक जल्दी से एक मिसाल देते चलूं कि जी, PIA क्रिकेट टीम वाज नोन थ्रू देयर एलीट स्पोर्ट्समैन। PIA का नाम इतना नहीं था जितने बड़े उनके स्पोर्ट्समैन हुआ करते थे, कि उन प्लेयरों को देख के ये लोग बात करते थे कि ये PIA का प्लेयर है। तो बात ये है कि उससे आपको बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज, बेस्ट ऑफ टेक्निकल फैसिलिटीज, फिर इक्विपमेंट, ट्रैवलिंग और खाना पीना और इस किस्म की जो चीजें होती हैं। पाकिस्तान इंग्लैंड की बात कर रहे हैं आप? नहीं, ये मैं बात कर रहा हूँ कि डिपार्टमेंट, जितना बड़ा डिपार्टमेंट होता है पाकिस्तान के जो टीमों की जो हुआ करते थे, उनमें अच्छे प्लेयर जब होते थे तो उनसे जो यंगस्टर्स होते थे उनको क्या फायदे मिला करते थे, तो वो ये चीज का एडवांटेज होता था जो मैंने अभी चीजें बताई। तो और फिर क्रिकेट भी बहुत टफ होती थी, जैसे कि वो 3-4 टॉप क्लास वर्ल्ड क्लास प्लेयर हुआ करते थे। हर टीमों के पास 1-2, किसी के पास 3-4, किसी के पास इससे भी ज्यादा। तो उससे ये फायदा होता था कि जो बच्चा, जो यंगस्टर आता था टीम के अंदर, उसको बहुत अच्छा सीखने को मिलता था। मतलब शुभ मोहम्मद साहब, आप भी यही समझते हैं कि ये निज़ाम जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी लाई है उससे बेहतर निज़ाम डिपार्टमेंट का ही था? इसमें कोई शक नहीं है, इसलिए कि कहने के लिए तो मैं कह दूं कि जी इस वक्त दिन है, तो कहने के लिए तो मैं कह सकता हूं, लेकिन दिन तो नहीं है, इस वक्त रात ही है पाकिस्तान में। तो बात यह है कि कहने के लिए तो कहा जा रहा है, लेकिन उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी तो देखा जाए कि जो पहले की क्रिकेट थी, क्या उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड्स नहीं हुए, ट्रिपल सेंचुरीज नहीं हुई, 10 विकेटें लोगों ने नहीं ली, या दुनिया की बड़ी से बड़ी टीमों को क्या नहीं हराया, या दुनिया के बेस्ट ऑफ कैचेस नहीं लिए पाकिस्तान टीम ने, क्या नहीं किया। जो भी किया आज की टीम से बहुत बेहतर किया। बिल्कुल। तो, अच्छा, मैं बिल्कुल आपका भी यही मौक़िफ़ है कि डिपार्टमेंट क्रिकेट जो है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काफ़ी सामने प्लेयर लेकर आई, लेकिन आप ही के डिपार्टमेंट के प्लेयर हैं यासिर अमीर साहब, 2 दिन पहले हमारे शो में मौजूद थे। उनका ये कहना था कि डिपार्टमेंट जो है वो प्लेयर को तनख्वाह देकर उन पर एहसान करते थे। तो ऐसा कुछ था कि प्लेयर्स को तनख्वाह देकर उनको जताया जाता था, ऐसा समझ जाता था कि वो एहसान कर रहे हैं? वही मैंने कहा ना कि हर एक बंदे की अपनी वे ऑफ थिंकिंग होती है। अगर वो ऐसा समझते थे तो वो उनका वे ऑफ थिंकिंग कह सकते हैं, लेकिन क्या और ऐसे बहुत से प्लेयर। लेकिन आप ये नहीं समझते कि डिपार्टमेंट अगर किसी प्लेयर को तनख्वाह दे रहे हैं तो उन पर एहसान नहीं कर रहे हैं? उनके ऊपर एहसान क्यों कर रहे हैं? वो उस प्लेयर को अपनी टीम से खिला रहे हैं, और चाहे अगर वो अच्छा होगा तो खिला रहे हैं ना, अच्छा जरूर होगा तो खिला रहे हैं। और अगर उससे ज्यादा अच्छी फैसिलिटी कोई दूसरा दे रहा हो तो वो ही प्लेयर इस तरह दूसरे डिपार्टमेंट में चले ही जाते हैं, या तो पैसे ज्यादा मिलने की वजह से, या डिपार्टमेंट का बड़ा नाम होने की वजह से। अब जैसे मुझे पहले कस्टम से ऑफर हुई थी और PIA कोर्स भी बन गई थी या बनने वाली थी, तो मुझे क्रिकेट ज्यादा खेलने का वो था। नेचुरली इस फैमिली में अल्लाह का करम हुआ कि मैं। ठीक है शुभ मोहम्मद साहब, आप हमारे साथ तो मौजूद है, लेकिन कॉलर की भी भरमार होती है हमारे शो में, क्योंकि प्लेटफॉर्म बड़ा है और जी स्पोर्ट्स का पूरी दुनिया में देखा जाता है। और आप जब से आपको पता चला है कि आप इन्वाइट हैं हमारे शो में, तो काफ़ी कॉलर्स की लाइन लगी हुई है, तो कॉलर को शामिल करते हैं। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से। वालेकुम सलाम, क्या कहना चाहेंगे रियाज खान साहब? जी शुएब भाई, अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ी हमारे लिए अच्छा दिन है और कि आप शुएब मोहम्मद भाई को जो है प्रोग्राम में लेके आए हैं, और ये वो फैमिली है कि जिनके पाकिस्तान के क्रिकेट पे मतलब ये इनके बड़े रिकॉर्ड है और बड़े जबरदस्त फैमिली है ये, और स्पोर्ट्स लवर भी हैं। और मैं आपको बात बता दूं कि PCB से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो बाहर से कोचेज लेके आते हैं, तो क्या इन्हें जो है शुएब मोहम्मद नहीं नजर आता?
इन जैसे लोगों को लेके आए ना, जो मुखलिस है पाकिस्तान के साथ भी और पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ भी। सही। अब आप देख लें कि बहुत जितने शुक्रिया। शुएब भाई हैं, इनके वालिद साहब के भी रिकॉर्ड थे, हनीफ मोहम्मद के, ये खुद अच्छे प्लेयर थे। अब आने वाला टाइम जो है इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान एक और रिकॉर्ड देने जा रहा है। और ये मैं मोहसिन भाई आपको बताने जा रहा हूँ जी। कि शुएब मोहम्मद भाई के बेटे खिजर मोहम्मद भी इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान खेल के, यानी 3 नस्ल जो है, 3 फैमिलियां, 3 नस्लें क्रिकेट खेल जाएंगी। ये भी एक दुनिया का रिकॉर्ड होगा कि दादा फिर वालिद फिर बेटा। तो ये भी ये भाई ये बहुत जबरदस्त लोग हैं और इनको ये लवर हैं, ये मुखलिस है पाकिस्तान के साथ। शुएब मोहम्मद जैसे लोगों को पाकिस्तान के एक कोच बनाए, फील्डिंग कोच बनाए, जिसका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी कल में इनकी तारीफ की थी कि ये शुएब मोहम्मद जबरदस्त है। तो क्यों नहीं फायदा उठाते, क्यों नहीं पीसीबी से। ठीक है रियाज खान साहब, आपका मौके पर हमने जाना, आपका सवाल भी भी हमने जाना, आपका सवाल लेके चलते हैं शुएब मोहम्मद साहब की जानिब। शुएब मोहम्मद साहब क्या कहेंगे, आपका प्यार है, मद्दाह हैं आपके और आपसे सवाल करना चाहते हैं। नहीं, इनको तो मेरी तरफ से 2 दफा सलाम कि इनकी मोहब्बत बेताशा इनके लफ्जों में नजर आ रही थी। हालांकि ये स्क्रीन के उस पार हैं, लेकिन बेताशा उन्होंने मोहब्बत का इजहार किया और जो बातें की काफी हद तक जो है उसमें जो रियलिटी है मोहसिन, बात यह है कि अल्लाह करम है कि 3rd जनरेशन शेजर जो बेटा है उसने भी डबल सेंचुरी की और दुनिया की दूसरी फैमिली है कि जिसने 3 जनरेशंस में से डबल सेंचुरी क्रॉस कर सके। तो विच इज समथिंग अ ग्रेट फीट माशाल्लाह फॉर मोहम्मद फैमिली। और इसके अंदर ये कि फील्डिंग कोच भी मैं रहा या जो आप जिक्र कर रहे थे सेलेक्टर भी रहा। तो इसके अंदर ये है कि सेलेक्टर तो मैं उस वक्त था 2009 का जब वर्ल्ड कप था, तो उसके अंदर भी मैं सेलेक्टर था। और इत्तेफाक की बात है कि अल्लाह का करम ये हुआ कि वो 2009 में यूनुस खान की कैप्टनसी में इंग्लैंड में T20 वर्ल्ड कप जीत गया पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान का तो रूल्स एंड रेगुलेशन बड़े निराले हैं, तो जैसे ही टीम जीत के आई तो उसके 1 हफ्ते के बाद मोहम्मद साहब वो टीम भी इंग्लैंड गई थी, ये टीम भी इंग्लैंड जानी है, तो उस वक्त आपको कितनी मुश्किल हुई थी वो टीम बनाने के लिए? वो इसलिए मुश्किल हुई थी कि उस वक्त मरहूम अब्दुल कादिर साहब रिजाइन कर गए थे 10 दिन पहले और सलीम जाफर जो तीसरे सिलेक्टर थे वो उनको कोई फैमिली प्रॉब्लम की वजह से वो अबू धाबी में टीम बननी थी और वहाँ टीम खेल रही थी कहीं किसी मेरे ख्याल ऑस्ट्रेलिया से खेल रही थी, तो वहाँ जाके वो टीम बनाना था। तो फिर इत्तेफाक की बात है कि मैं अकेला ही वहाँ गया था, तो यूनुस कैप्टन थे और मैनेजर अभी याद नहीं, मेरे ख्याल अभी याद नहीं, मेरे ख्याल इंतखाब आलम साहब थे। तो बट एनीवेज उसमें फिर हमने टीम बनाई थी और उनसे नेचुरली अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, उस दौर में ये भी हुआ था कि यूनुस खान के खिलाफ कुछ खिलाड़ी सामने आए थे, तो आपसे किसी खिलाड़ी ने कुछ शिकायत की थी यूनुस खान के हवाले से, उनके रवैये के हवाले से? देखिए, यूनुस बहुत हमेशा डिसिप्लिन रहे और उनको हटाने के रीजंस अगर कुछ प्लेयरों ने कुछ कूक किया था तो वो मिलके इसी वजह से कि वो ऊपर आना चाहते होंगे एज अ कैप्टन। अच्छा। और इनको कैप्टनसी से हटाने के लिए ये चीजें की होंगी, मेरा अंदाजा है। और जिसकी वजह से यूनुस नाराज भी हुए और फिर कुछ थोड़ा मिजाज भी उनका ऐसा है कि बहुत ज्यादा बर्दाश्त भी नहीं करते गलत बात को। वरना ही इज अ वेरी स्मार्ट इंटेलिजेंट क्रिकेटर, वेरी डिसिप्लिन और अपने काम से काम रखने वाले प्लेयरों में से हैं। तो और उनका रिकॉर्ड बाय इटसेल्फ स्पीक्स फॉर इटसेल्फ वाली बात है कि बहुत कमाल वो पाकिस्तान के लिए जितना भी खेले। लेकिन ये कि इस तरह के जो प्लेयर होते हैं वो आम छोटी छोटी बातों में या अपने आप को इंडल्ज नहीं करते अपना नाम खराब करने के लिए, अनटिल और अनलेस उनको उस चीज में लेके जबरदस्ती ना लाया गया हो। अच्छा। तो वो चीज मेरा अंदाजा है कि उनके साथ हुई थी और
बीइंग थोड़ा सा आउटस्पोकन ऑल्सो, तो ऑफ कोर्स वो फिर इस तरह की बातें कि जी वो डांटते हैं या बुरा भला कहते हैं, इस तरह की एक कंबाइंड लड़कों के साथ कोई आवाज़ बुलंद हुई होगी, जिसकी वजह से शायद बोर्ड ने फिर वो एक्शन लिया और उनको हटाया। सही सही। आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। और आपने सुना नाजरीन के यूनुस खान के हवाले से, यूनुस खान खुद भी ये बात कह चुके हैं कि कुछ क्रिकेटर्स मेरे खिलाफ बगावत की थी और मेरे सामने खड़े हो गए थे आके कि हम आपकी कप्तानी में नहीं खेलेंगे। उनमें से किसी एक क्रिकेटर ने ये बात यूनुस खान को बता दी थी, जिसके बाद मामला गंभीर हो गया था। हमारे साथ शुएब मोहम्मद साहब मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त एक ब्रेक का। देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। वेलकम बैक। ब्रेक से कबल कुछ बात कर रहे थे माजी के शुएब मोहम्मद हमारे साथ मौजूद ही हैं, लेकिन अब उनसे कुछ हाल का बात करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फील्डिंग कोच की ज़रूरत है और एक बेहतरीन फील्डर और फील्डिंग कोच के नाते शुएब मोहम्मद सामने आए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अपने दौर में जब क्रिकेट खेला करते थे तो एक बेहतरीन फील्डर थे, लेकिन जब फील्डिंग कोच बने तो उसमें हमने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की फील्डिंग में काफ़ी वाज़े बेहतरी हमें नज़र आई थी। तो शुएब मोहम्मद साहब, आपसे पूछना चाहूँगा कि इस वक्त डोर जो है मिसबाह उल हक के हाथ में, और कहा यह जा रहा है कि मिसबाह उल हक ही तमाम तर फैसले क्रिकेट बोर्ड में कर रहे हैं, और ये फैसला भी जो अहम फैसला है पाकिस्तान की जानिब से कि पाकिस्तान टीम के लिए फील्डिंग कोच का मुंतखब करना भी मिसबाह उल हक के ज़िम्मे लगा दिया गया है। तो आप क्या कहेंगे इस तमाम तर पूरे मामले पे? और ये भी जानना चाहूँगा कि अगर आपको फील्डिंग कोच की हैसियत से आपको क्रिकेट बोर्ड में जॉब मिलती है तो आप उसको कबूल करेंगे? नहीं, देखें, बात ये है कि जो मिसबाह इस वक्त करंटली वो हैं और वो लुक आफ्टर कर रहे हैं करंट अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट इन ऑल। वो तो दूसरे मामलात में भी काफ़ी इंटरफेयर कर रहे हैं वैसे। हाँ, नेचुरली जितने ज्यादा पावर इंसान के हाथ में आता है उतना ज्यादा इंसान का फिर जो इम्प्लीमेंटेशन है काम की नौयत का, वो फिर डिफरेंट फॉर्म में नजर आना शुरू हो ही जाता है। ह्यूमन नेचर कह लें, और वो काफी अरसे से पाकिस्तान टीम के साथ तो रहे हैं, लेकिन उसके बाद ऑल सेड एंड डन बहुत सी चीजें उनसे देखने में जो आई कि वो बहुत गलत भी थी, और लेकिन ये कि पार्ट एंड पार्सल होती हैं ये चीजें। इसी तरह गलती करके इंसान सीखता है। तो कैप्टन भी वो काफी रहे और पाकिस्तान टीम एक टाइम पे बड़े अच्छे प्लेयर थे, जिसमें हमारी टीम की बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस भी थी और वो खुद भी बहुत अच्छा खेले। लेकिन बहुत से मेजर डिसीजंस मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये अपनी मैनेजमेंट में जब आए तो काफ़ी गलतियाँ एक्सपोज हुई। लेकिन बोर्ड का जो कहना चाहिए सॉफ्ट हैंड उनकी तरफ, ही हैड बीन अ ब्लू आइड बॉय फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। मिसबाह उससे गेट अवे करते चले गए हैं, वरना अगर कोई और होता तो शायद वो पहली गलती पे ही उनके ऊपर एक्स आ चुका होता। तो यहाँ तो काफ़ी दफ़ा ये गलतियाँ एक्सपोज हुई, नज़र आई, लोगों ने बात भी की, देखते भी रहे बहुत से लोगों ने लिखा भी, इंटरव्यूज़ में भी बात करी। लेकिन वही बात है कि बोर्ड का स्ट्रॉन्ग होल्ड है उनके साथ, कोई अंडरस्टैंडिंग भी इसी तरह की है कि उन्होंने जो बोर्ड वालों को जो समझाया होगा उनकी बात उनको अच्छी तरह शायद समझ आ ही गई कि इस वजह से कि लोग आपके आगे आके हमारी ये बातें करेंगे तो आपने उनको ना ही कर देना है फर्स्ट गो में। तो मेरे ख्याल से वही वन रूल पॉलिसी के ऊपर काम हो रहा है। अच्छा। तो ठीक है, बोर्ड वाले अगर उस चीज़ को नहीं समझते गलत तो नहीं, फिर गलत है और उसी तरह काम चलता रहेगा। देखिए, कुछ मैचेस तो इंसान जीतेगा ही और कुछ हारेगा भी, लेकिन ये कि गलती करके इंसान जब हारता है तो वो फिर तकलीफ होती है। खेल के अगर आप अच्छा खेल के हार जाएं तो अफसोस इतना नहीं होता, और अगर सामने वाली टीम आपसे ज्यादा अच्छा खेल के दिखा दे तो भी इट इज अंडरस्टैंडेबल, समझ में आने वाली बात। आपके पास भी काफ़ी तजुर्बा है क्रिकेट का, आप भी काफ़ी ओहदों पर फाइज रहे हैं, लेकिन आप अभी क्या समझते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो हालत है, टीम मैनेजमेंट की हालत है, क्रिकेट बेहतरी की तरफ जा रही है, तबाही की तरफ जा रही है? नहीं, ओवरऑल पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड है वो अभी जहाँ भी है
हमने देखा कि T20 का ग्राफ भी गिरा है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सरफराज अहमद थे तो टॉप पर हम स्टैंड कर रहे थे, जिस लेकिन तरह पाकिस्तान बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट को लेके चल रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो ऑन द डिक्लाइन ही होगा। एक कोई 10 साल 20 साल के अंदर कोई जावेद मियाँजाद, कोई ज़हीर अब्बास जैसा कोई प्लेयर जो वो ऐसे प्लेयर होते हैं कि हु आर बोर्न टू प्ले क्रिकेट, और इसी तरह वो मतलब कहना चाहिए। बड़ी दिलचस्प बातें हो रही हैं शुएब मोहम्मद साहब के साथ, उनका माजी भी डिस्कस हो रहा है, जिस तरीके के वो फील्डर थे या उनकी बातें भी चल रही हैं। और हमारे साथ कॉलर भी मौजूद हैं, कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है, बात करेंगे। कौन सा, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहसिन भाई, आमिर बात कर रहा हूँ कराची से। जी आमिर, क्या कहेंगे? मोहसिन भाई, मैं शुएब मोहम्मद साहब से ये सवाल करना चाहूँगा, ये जो सरफराज अहमद को प्लान बी के तहत इंग्लैंड लेके जा रहे हैं, क्या सरफराज अहमद की परफॉर्मेंस इतनी खराब हो गई है क्या उसको प्लान बी के तहत लेके जा रहे हैं? अच्छा, और कोई सवाल करना चाहेंगे आप? और दूसरा सवाल ये करूँगा, ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑनलाइन फिटनेस टेस्ट लिए हैं, ये कितना मतलब मनफी साबित होंगे या पॉजिटिव साबित होंगे, इस हवाले से शुएब मोहम्मद से पूछना है, ये जो लिए गए टेस्ट। ठीक है आमिर, हमने आपके सवाल सुन लिए। मैं चलता हूँ शुएब मोहम्मद साहब की जानिब। सबसे पहले नाज़रीन को ये बताऊँ कि मिसबाह-उल हक का एक बयान सामने आया था, जिसमें सरफराज अहमद के हवाले से मिसबाह-उल हक ने ये कहा कि प्लान बी के तहत सरफराज अहमद को दौरा इंग्लैंड पर लेकर जाएगा, लेकिन पहली तरजीह जो है वो मोहम्मद रिजवान को ही दी जाएगी। उसके बाद देखा जाएगा कि सरफराज अहमद टीम में शामिल होने की सलाहियत रखते हैं या नहीं रखते, जिस पर साबिक क्रिकेटर्स ने भी अपना रद्द-ए-अमल दिया। कुछ का कहना यह है कि सरफराज अहमद को पहली चॉइस पर रखा जाए, और कुछ का कहना यह है कि टेस्ट मैच में मोहम्मद रिजवान को शामिल किया जाए और T20 और वनडे में सरफराज अहमद को मौका दिया जाए। शुएब मोहम्मद की जानिब रुख करूंगा। शुएब मोहम्मद साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, जब टीम एक बाहर ट्रैवल करती है तो यूजली 16 प्लेयर होते हैं। इस दफा तो कोरोना वायरस की वजह से 25 प्लेयर लेके जा रहे हैं, ताकि आइंदा उसके बाद किसी और को ना बुलाया नहीं जा सकता इस वजह से। तो लेकिन होता ये है कि जैसे 16 प्लेयर जब जाते हैं, उसमें बाज़ दफ़ा 2 कीपर भी होते हैं, तो एक आपका जो प्रेफरेंस होती है फर्स्ट चॉइस, चाहे कीपर की हो चाहे बैट्समैन या फास्ट बॉलर की, उसको शुरू में मैचेस दिए जाते हैं। हर प्लेयर का एक करंट फॉर्म होती है, फिटनेस होती है, और उसका अपना इंटेंट होता है कि हाउ मेंटली ही इज प्रिपेयर्ड फॉर अ टफ टूर। और वहाँ से वो जब वहाँ नेट्स में देखा जाता है या मैच के अंदर जब डाला जाता है, अगर वो इफ ही इमर्ज आउट एज अ विनर, कोई अच्छी परफॉर्मेंस हो जाती है, तो फिर वो वहाँ से थ्रू एंड थ्रू हो जाता है। अच्छा, अगर वहाँ से आपके पास कुछ मैचेस मिलते हैं शुरू में जाके टूर के ऊपर, और वहाँ प्लेयर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, एक आध मैच हो तो फिर फॉरेन टेस्ट मैच आ गया, तो उसमें उसको डालना पड़ता है, ऐसे कि ही बीइंग द फर्स्ट चॉइस। लेकिन अगर उसके अंदर भी एक्सपोज हो जाता है, तो फिर पहले मैच के बाद सेकंड मैच के अंदर उसको मौका मिल जाया करता है, और इस तरह फिर उसकी बारी आ। अगर आप होते, आप क्या करते हैं? सरफराज अहमद को प्लान ए में रखते, प्लान बी में रखते? नहीं, मेरी नज़र में तो जो देखें, हमारा तो मेरा हमेशा यही कहना है कि बहुत आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं और उनके साथ बहुत अनजस्टिस हुआ है। लेकिन बात यह है कि अब वो अनजस्टिस तो हो गया है, लेकिन उसके अंदर अच्छा, स्क्रीन पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं इस वक्त, और मैं इस वक्त वापस आ गया हूँ जी। ठीक है, मैं प्रोड्यूसर साहब से कहता हूं कि वो इस मामले को सॉल्व करें। उनके हमारे साथ शुएब मोहम्मद साहब मौजूद है, और यही बात हम कर रहे हैं कि एक तो सरफराज अहमद का जो मामला है, दौरा इंग्लैंड का मामला है, इस हवाले से सिलसिला जारी रखेंगे, गुफ्तगू है। वक्त तो एक ब्रेक के बाद डिस्कशन को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए जी स्पोर्ट्स।
वेलकम बैक। शोएब मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान क्रिकेट के मौजूदा हालात पर उनसे गुफ्तगू जारी है। काफ़ी दिलचस्प गुफ्तगू और खुलकर बात इस वक्त हो रही है। हमारे नाजरीन भी कॉल कर रहे हैं, कॉल करके ज्वाइन कर रहे हैं, मोहब्बत का भी इजहार कर रहे हैं शोएब मोहम्मद साहब से। शोएब मोहम्मद साहब, एक और कॉलर ने हमें जो है सवाल किया था और उसका ये कहना था कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अगर आपको नौकरी मिलती है फील्डिंग कोच के हवाले से तो आप कबूल करेंगे? नहीं, ये ऐसा सवाल होता है कि इसमें क्योंकि लोग चाहते हैं, लोग कहते हैं कि जब एक अच्छा फील्डर है, एक अच्छा टैलेंट हमारे मुल्क में मौजूद है तो हम बाहर से क्यों इंपोर्ट करें किसी को? क्योंकि अभी खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी को बाहर से इंपोर्ट करके यहाँ पे फील्डिंग कोच की जॉब देगा, और जब हमारे मुल्क में टैलेंट है, ऐसे टैलेंटेड लोग हमारे मुल्क में ही मौजूद हैं जो टीम के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं, प्लेयर के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं, तो उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों आगे नहीं लाता? देखिए, फील्डिंग ऐसा डिपार्टमेंट है कि आपको खुद सबसे पहले बहुत शौक होना चाहिए। एक्स्ट्राऑर्डिनरी फील्डिंग डिस्प्ले करने के लिए आपकी मेहनत भी उतनी ही होनी चाहिए जितनी आप बैटिंग बॉलिंग के ऊपर करते हैं। अगर आपके अंदर कैलिबर कम है, क्वालिटी कम है एज अ फील्डर, तो फील्डिंग ऐसा डिपार्टमेंट है कि आप फ्रॉम नो मैन्स लैंड से लेके आप यू कैन टच फार ग्रेटर हाइट्स, और बल्कि दुनिया के टॉप मोस्ट फील्डर्स में से भी आ सकते हैं। और शायद मेरे लिए बहुत से जो पीआईए में हमारे साथ शुरू में खेला करते थे वो यही कहते थे कि ये फील्डर बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन फिर अल्लाह का करम हुआ कि एक टाइम आया कि दुनिया के बेस्ट फील्डर में मेरा नाम आता था। ये अल्लाह का करम था। तो वो नेचुरली ऐसे तो नहीं आ सकता, ऑटोमेटिकली भी नहीं आता, उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। अल्लाह का करम हुआ कि इसी तरह फिर जब मैं फील्डिंग कोच भी बना था पाकिस्तान टीम का, तो उसके अंदर पाकिस्तान टीम के आप ये देखें कि मुझे एक दिन पहले ज्वाइन करने के लिए बोला और दूसरे दिन हम यहाँ से बांग्लादेश टूर पे एशिया कप और फिर उसके बैक टू बैक और फिर वो था वर्ल्ड कप 2014 का T20 का। तो वहाँ जो भी पाकिस्तान टीम का उस वक्त करंट स्टैंडर्ड था उससे शेड अबव हमने वहाँ फील्डिंग डिस्प्ले किया, अच्छी फील्डिंग की। दूसरी टीमों ने हमसे बिल्कुल दौरा तारीखी रहा, उसी दौरे की आज लोग तारीफें करते हैं, लोग उसको याद करते हैं। उसके अंदर आपको मोहसिन एक और चीज, एक एक्ट बताते चलूं कि शायद पूरी दुनिया के अंदर उस तरह का एक्ट आपको जो मैंने जो वहाँ जो हमारे लड़कों के दिल दिमाग में जो चीज डाली और जो मैं उनको हर उसके अंदर लेक्चर के अंदर मीटिंग के अंदर वो जो चीजें बताता था बेसिकली कि आप बीइंग इवन 12th मैन यू कैन स्टिल विन मैचेस फॉर योर कंट्री। एक दूसरी चीज ये कि आप किस तरह पूरा सेशन आप अपने हाथ में लेना अगर चाहें एज टॉप क्लास फील्डर आप ले सकते हैं, लेकिन उस तरह उनको पंप अप करता था, उनको पेप टॉक देता था जिससे उनको वो चीज अब उनके अंदर जोश और जज्बा आ सके। उसका सबूत एक जरूर देखने में पूरी दुनिया के सामने आया कि जो शायद कभी भी कोई भी दुनिया के कोई मैच में नहीं आया, जो मैं बात करना चाह रहा हूँ बेसिकली कि वो एक डाइव मारी थी शाहिद आफरीदी और उमर गुल ने, जिसको डॉल्फिन डाइव अगर आप आज तक लोग याद करते हैं, सोशल मीडिया पे काफी चर्चा है उसका। उन्होंने डाली, हालांकि एक ही प्लेयर ने वो पकड़नी थी और एक ही प्लेयर ने उस फील्डर ने फेंकनी थी, लेकिन दूसरा प्लेयर भी उसी तरह से भागा, टाइमिंग मिल गई, सिंक्रोनाइज हो गई, वो तो कुदरत की बात है। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि दोनों प्लेयरों का माइंडसेट एक था। दैट वाज द ब्यूटी ऑफ इट। और उसमें देखने में बहुत खूबसूरत लगा। तो बात यही है कि ये चीजों को जो ये गोलों के साथ एक क्या चीज है कि ये आके हमारे प्लेयरों को खेल समझने के इस तरह के खेल कूद में लगाते हैं कि टाइम कंज्यूम अच्छा हो सके, उसमें आप बोर नहीं होते। लेकिन बोर ना होने का मतलब ये नहीं है कि अगर आप बोर हो रहे हैं तो मैच में भी तो ऐसा ही होता है कि
25 ओवर तक कोई बॉल भी नहीं आई, कैच भी नहीं आया और एकदम से एक शार्प कैच आ गया। ठीक है। तो शुभ मोहम्मद साहब, बात हो रही है 2014 एशिया कप की और शाहिद आफरीदी की भी आपने बात की, तो हमें याद है भारत के खिलाफ जो शाहिद आफरीदी ने 2 लगातार छक्के लगाए थे और जुनैद खान ने जो है तौसीफ अहमद की तरह उनको सिंगल लेके दिया था, फिर शाहिद आफरीदी ने पूरा मैच जो है वो पाकिस्तान के हक में जो है वो करा दिया था। तो हम उस मैच के हवाले से आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि इंडियन प्लेयर से भी आपकी काफ़ी दोस्तियाँ हैं, तो उस हार के बाद इंडिया से कोई बातचीत हुई? नहीं, वो देखें इतना बड़ा मैच था कि उसके बाद वो हार के बाद कोई पाकिस्तानी प्लेयर के साथ इंडियन प्लेयर बात करते हुए भी नजर आ नहीं सकता था। और किस मुंह से बात करते कि वो इतना कमाल स्नैच की थी हमने विक्ट्री। आफरीदी ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग डिस्प्ले ऑफ फाइन बैटिंग, और वो स्पेशली अश्विन को जो छक्का मार के जो कमाल, मतलब ना समझ आने वाली बात थी कि अल्लाह ने, कुदरत ने कैसे मैच हमारे को जिताया। तो वी वर ओवर द मून वाली बात है, और उसमें बहुत ही खुशी थी, और हम लोग मतलब खुशी का ठिकाना ही नहीं था। और तो बात ये है कि आउटस्टैंडिंग आफरीदी बहुत जबरदस्त खेले, और उसके अगले ही मैच के अंदर एक मैच वो ही वाज इचिंग टू गो इनसाइड, लेकिन जिसके अंदर फवाद आलम थोड़ा सा ज्यादा खेल गए थे, और उसमें उन्होंने सेंचुरी जरूर की, लेकिन ये कि स्कोर शायद इतना ज्यादा नहीं हो सका था टोटल, जिसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान हुआ। ठीक है, लेकिन मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि उस शिकस्त के बाद जो बैठे थे, जी कंटिन्यू करें। वो मैं बता रहा था कि जिस कॉन्फिडेंस में वो वहाँ बैठे थे, और वो मतलब उनका बस नहीं चल रहा था कि अंदर चले जाए, कूद के ही चले जाए कि आउट हो ना हो। अच्छा। इस तरह कॉन्फिडेंस देखें हर वक्त इस तरह नहीं आता। तो वो चीज मैं बताना चाह रहा था कि बाज दफा प्लेयरों के जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, यू गॉट टू असेस दैट, मे इट बी बॉलिंग, फील्डिंग और बिल्कुल। शोएब भाई, आप जैसे लेजेंड जब डगआउट में बैठे होंगे तो रिजल्ट भी पॉजिटिव आएंगे? नहीं, देखिए ये तो अल्लाह का करम है, हमें अपने ऊपर बेताजा कॉन्फिडेंस है कि मैं तो कहता हूँ, मैं तो चैलेंज करता हूँ, एक हालांकि आज तक ये बात मैंने बोली भी नहीं, तो मैं कहता हूँ कि 40% फील्डिंग का जो आपका कैलिबर है, 40% उसमें ऐड हो सकता है विद इन 10 मिनट्स। आप खुद बोलेंगे, मैं नहीं बोलूंगा। बिल्कुल। तो ये चीज आपके अंदर जब इस तरह की आपने कोई चीज सीखी है तो ये आप बात कर सकते हैं, लेकिन ये कि जब कभी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा कभी मौका हुआ तो वो ठीक है। लेकिन मैं ये भी पूछना चाह रहा हूँ कि वहाँ हमने शिकस्त दी 2014 में भारत को, उसके बाद से फिर हमें 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के अलावा फिर भारत ने हमें शिकस्त दी, तो आप इसकी वजह क्या समझते हैं? क्या भारत की क्रिकेट आगे चली गई है या पाकिस्तान की क्रिकेट पीछे हो गई है? नहीं, देखिए इंडिया की क्रिकेट का स्टैंडर्ड they had maintained it for a very long time. होता ये है कि या पाकिस्तान उस दिन ज्यादा अच्छा खेल जाए या उस दिन बहुत बुरा डिस्प्ले करे, उनका स्टैंडर्ड हमेशा, ज्यादातर आप मैचेस देखें चाहे कोई भी फॉर्मेट ऑफ द गेम को ले लें, वो बहुत कम दिन ऐसा होता है कि वो बुरा खेलते हैं। उनसे ज्यादा कोई अच्छा खेल के जीत जाए तो वो अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान अपने पोटेंशियल से भी, जो भी पोटेंशियल है पाकिस्तान का, अगर ग्रीन विकेट है तो हर एक को पता है कि जी ये 125 में आउट हो जाएगी, 140 में टीम आउट हो जाएगी, लेकिन इंडिया की टीम के लिए आप ये बात नहीं कर सकते। तो वो उसके ऊपर भी फाइट करके दिखाती है, चाहे वो टर्निंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, चाहे वो सीमिंग ट्रैक हो। तो उनके पास वो कैपेबिलिटीज हैं, एंड इट हैड नॉट कम ऑटोमेटिकली। उन्होंने, उनके बोर्ड ने उनके प्लेयरों को उस तरह प्रिपेयर किया हुआ है। हमारे प्लेयरों को, जैसे आपने पिछला सवाल एक थोड़ी देर पहले किया था कि अब आगे किस तरह आप देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर कोई कुदरतन एक प्लेयर अगर 10 साल 15 साल में मियांदाद या जहीर अब्बास साहब जैसा आ जाए तो वो अलग बात है, वरना तो पाकिस्तान के जो ग्राफ है क्वालिटी का, वो नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं। बहुत मुश्किल है। आई वुड बी सरप्राइज कि पाकिस्तान का ग्राफ ऊपर चला जाए। इसी के पाकिस्तान ने अपने स्टैंडर्ड्स को जो मेंटेन किया हुआ है, सिखाने वाले जितने पूरे पाकिस्तान में लोग हैं, दे हैड बीन फेलियर्स इन देयर लाइफ टाइम। जो खुद खेलते थे तो वो तमाम फेलियर होते थे,
15-15, 20-20 मैच खेले हुए लोगों को बड़ी बड़ी पोस्टों पे जब लाके आप खड़ा कर देंगे तो दे डोंट नो हाउ टू कम आउट थ्रू ट्रबल वाटर्स। ठीक है शोएब साहब, पाकिस्तान और इंडिया की बातें हो रही हैं, इंडिया के मैच के हवाले से, पाकिस्तान के मैच के हवाले से। तो अभी आज भी, और हमने देखा पहले भी काफ़ी क्रिकेटर्स के बयान आ चुके हैं कि इस कोरोना वायरस के दौरान एक सीरीज़ होनी चाहिए पाकिस्तान और भारत की, जिससे यह है कि शायकीन क्रिकेट जो दूर हो गई है, क्रिकेट में खला पैदा हुआ है, क्योंकि 95% लोग ऐसे हैं, वकार यूनिस कहते हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट और इंडिया क्रिकेट की सीरीज़ देखना चाहते हैं। तो आप क्या समझते हैं? और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान चाहे तो आज़ादी कप के नाम से, हनीफ मोहम्मद कप के नाम से सीरीज करा सकता है। नहीं बिल्कुल, देखिए ये चीज, लेकिन बहुत अच्छी बात की कि पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट के लोग दीवाने हैं, लेकिन आजकल तो वो दीवाने जो हैं वो उनको एंट्री बैन है, तो सिर्फ घरों पे जरूर देख के एंजॉय कर सकते हैं। और पाकिस्तान इंडिया का जो बज़ है, जो एक बज़ वर्ड कहलाता है ना, कि जब ग्राउंड में जाओ तो एक फील होता है, वाइब्रेशन फील होती है कि जी यहाँ आज कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज हो रही है देन अ नॉर्मल क्रिकेट मैच। तो चाहे वो इंग्लैंड में मैच खेला जा रहा हो, चाहे पाकिस्तान, चाहे इंडिया या शारजाह या दुबई वगैरह, कोई भी नाम ले लें, तो पता चलता है। इंग्लैंड में भी यही हाल होता है जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है। अच्छा। तो बात यही है कि ये कंट्रीज ऐसी हैं कि इसके लोग बहुत दीवाने, इन कंट्रीज में बेतहाशा लोग रहते हैं और उसको क्रिकेट उनका जो पैशन है उसको फॉलो करते हैं। तो उसके अंदर ऑफ कोर्स ये चीजें बहुत अच्छी होंगी जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, लेकिन मजा जो ज्यादा जो है वो क्राउड के साथ है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान को या दुनिया की शायद कोई भी टीम को क्रिकेट नहीं होने की वजह से, क्रिकेट होनी चाहिए। अगर वो इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं है तो इट कैन हैपन अगेंस्ट एनी अदर साइड व्हिच वुड बी बेनिफिशियल फॉर द कंट्री टीम। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे एक और सवाल ये करना चाहूँगा कि अभी जैसे पाकिस्तान की बात हो रही है, भारत की बात हो रही है, हनीफ मोहम्मद साहब की बात हो रही है और ज़हीर अब्बास साहब की बात हो रही है, तो मैं थोड़ा आपको पीछे लेके जाना चाहूँगा माजी में, कि हम ये भी, आपने एक तस्वीर भी दिखा रहे हैं आपको स्क्रीन पे, कि हनीफ मोहम्मद साहब या आपके घर जब भारत का दौरा हुआ था पाकिस्तान, तो तेंदुलकर आपके घर मिलने आए थे उनसे और बड़ी रिस्पेक्ट दी थी, क्योंकि बहुत बड़ा नाम है ज़हीर अब्बास और हनीफ खान पाकिस्तान क्रिकेट का। तो उसका अगर कोई यादें आपके पास हैं या हमारे नाजरीन को आप शेयर करना चाहें, या तेंदुलकर ने कुछ कहा? वो एक्चुअली नहीं, वो गोल्फ क्लब के ऊपर वो फंक्शन हुआ था जब उन्होंने, इंडिया की टीम ने डैडी को एक प्लेट प्रेजेंट की थी कि जो वहाँ ब्रेबॉर्न स्टेडियम में जिन प्लेयरों ने सेंचुरी की है, या सीसीआई के ऊपर मेरे ख्याल से वो प्लेट मेरे पास है। लेकिन ये कि जिन प्लेयरों ने वहाँ सेंचुरी स्कोर की, तो उन सारे लोगों के वो नाम और उनकी तस्वीरें उस प्लेट के ऊपर थी। तो और पाकिस्तान के भी कुछ 12 ग्रेट प्लेयर्स जो हैं उनकी वो तस्वीरों की वो प्लेट तेंदुलकर ने डैडी को प्रेजेंट की थी, और वहाँ बड़ी अच्छी उनकी इंटरेक्शन रहा। बहुत सारे इंडियन प्लेयर्स आके मिले। मैं इत्तेफाक से आउट ऑफ कंट्री था उन दिनों, तो मैं उस फंक्शन को अटेंड नहीं कर सका था, लेकिन बहुत मुझे जो सुनने में आया था कि आई रियली मिस्ड वेरी बिग ओकेजन। अच्छा, आपसे कुछ शेयर किया था कि हनीफ मोहम्मद साहब ने कि तेंदुलकर से क्या बात हुई, क्या डिस्कशन हुई थी? नहीं, वो इसलिए कि मैं काफी दिनों के बाद आया था, तो वो कोई ऐसा लेकिन वो उनका यही कहना था कि वो तमाम इंडियन प्लेयर्स, गांगुली और तेंदुलकर, और ये बहुत ज्यादा उन्होंने रिस्पेक्ट दी और बहुत ज्यादा ऑनर दिया, और विच वाज विजिबल ऑल थ्रू आउट द फंक्शन, कि उन्होंने मतलब एक, अब चाहे वो पाकिस्तान के प्लेयर्स थे, लेकिन उन्होंने इस तरह का मान दिया कि जैसे वो इंडिया के टॉप मोस्ट क्रिकेटर्स में से हैं, और उनको वो खराज तहसीन पेश कर रहे हैं और उनसे इज्जत जिस तरह दे रहे हैं।
तो ये चीज काफी लोगों ने मुझे बताई जो उस फंक्शन में अटेंड कर रहे थे। ठीक है, ठीक डेफिनेटली है। ये बात अच्छा, थी। आप, आपकी पूरी फैमिली, आपके फादर, आप, अब हम ये देख रहे हैं कि ये मोहम्मद फैमिली का एक और नाम शहजाद मोहम्मद जिसको कहते हैं, वो भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है उसकी डोमेस्टिक क्रिकेट में। और हमने ये भी देखा कि नाज़रीन को मैं बताना चाहूँ कि आप देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कुछ ऐसे फिट प्लेयर हैं जो अपनी फिटनेस पर ज़्यादा काम करते हैं, तो उनके पीछे भी उसी लड़के का हाथ है, शहजाद मोहम्मद की, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं पूछना चाहूँगा शोएब मोहम्मद साहब से कि आप हम कब देख रहे हैं उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम में? देखिए, शहजाद बहुत अच्छा पिछले दिनों भी वो खेलता हुआ नजर आया, लेकिन मैं समझता हूँ कराची की टीम में उसके साथ जस्टिस नहीं करते। कुछ प्रोफेशनल जेलसी समहाउ द अदर, कुछ वैसे तो प्लेयरों की होती है, लेकिन अब वो प्लेयर्स नहीं, वो कोचेज और मैनेजर्स वगैरह इस तरह के लोगों को मैंने प्लेयरों से सुना है। शहजाद ने भी बताया था, लेकिन और दूसरे प्लेयरों से जब मुझे पता चला कि वाकई इसके अंदर रियलिटी है, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, इसलिए कि वो पाकिस्तान का ऑलरेडी थर्ड जनरेशन में, जैसे मैंने बताया कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक्स में आ गया, उसने डबल सेंचुरी की, फिर बड़ा अच्छा कोई एक 97 एक करे उसने, और डबल सेंचुरी भी मैचेस लगातार खेला, स्कोर किए, लेकिन उसको जस्टिस इन द सेंस उसको फौरन ड्रॉप भी कर दिया गया, और फिर एक आध आखिरी मैच, अगले सीजन का आखिरी एक मैच दे दिया। तो इस तरह जब प्लेयर को खराब करना हो तो ये बहुत सबसे बेस्ट तरीका होता है कि अगर आप एक परफॉर्मेंस कर भी देंगे लास्ट मैच में तो वो अननोटिसेबल चले जाएगी, या अगर उसके बाद बैक टू बैक जब परफॉर्मेंसेस आती हैं फिर लोगों के दिल दिमाग में वो नाम बैठता है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें विच इज वेरी सॉरी। ठीक है, बहुत शुक्रिया शोएब मोहम्मद साहब, आप हमारे शो में आपने ज्वाइन किया, बहुत दिलचस्प गुफ्तगू हुई, आपसे खुल के बात हुई और आपने माजी की भी हवाले से कुछ बहुत अच्छे वाक़यात बताए, हाल के हवाले से भी आपसे बात हुई, टाइम का भी आपके साथ पता नहीं चला, और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी आप हमारे शो में आएंगे और इसी तरह दिलचस्प गुफ्तगू करेंगे। एक इंकशाफ भी आपने किया कि शहजाद मोहम्मद के साथ जो है नाइंसाफ़ी की जा रही है डोमेस्टिक क्रिकेट में। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन खिलाड़ियों के साथ इंसाफ करे जो मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत का सिला बिल्कुल मिलना चाहिए खिलाड़ी को। हम उम्मीद करते हैं अपने नाजरीन से कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आपसे कल एक बार फिर मुलाकात होगी नए गेस्ट और नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।